नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश की वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और विषय है टैक्स टेररिज्म इन इंडिया, टैक्स का आतंकवाद। ये तो अधिकतर लोग जानते हैं कि भारत में जो टैक्स लगाया जाता है वो अधिकतम है और भारत में जो लोगों की आय है, जो इनकम है वो सबसे कम है। चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। इन दोनों क्षेत्रों में लोगों से पैसा छीन लिया जाता है। खून चूसना होता है ना ड्रैकुला की तरह। आपकी जेब से पैसे लुटेरा बन के छीन लिए जाते हैं। दोनों किस्म के डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी आता है और पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटीज आती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जहां जीएसटी और एक्साइज आती है और कस्टम्स ड्यूटी भी आती है, जिसको अक्सर टैरिफ के नाम से जाना जाता है, जो बाहर से सामान आता है। और यहां भी आतंकवाद है, टैक्स का आतंकवाद। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स के आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। मोदी जी के प्रिय मित्र मोहनदास पई, जो इन्फोसिस के 5-6 फाउंडर्स हैं, नंदन नीलेकनी और नारायण मूर्ति के साथ में, उनमें से एक प्रमुख मोहनदास पई भी हैं। वो अक्सर इस टर्म का यूज करते हैं कि मोदी राज के अंदर जो टेररिज्म है वो टॉप पर है, टैक्स का आतंकवाद टॉप पे है, होना चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं। वो जीएसटी के मामले में भी बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में भी बात करते हैं। अब ट्रंप साहब ने अगर इंडिया को टैरिफ अब्यूजर कहा कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ इन द वर्ल्ड इज बाय इंडिया, और कल भी उन्होंने बात की। एक तरफ से कह दिया कि मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि इंडिया इज द बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट टैरिफ इंपोजर। आप कहोगे, अगर आयात की जाने वाली चीजों के ऊपर हाई टैक्स लगाया जाएगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अल्टीमेटली जो भी चीज आयात होती है, इंपोर्ट होती है इंडिया में, वो जनता के पास ही जाती है ना। तो वो जो इतने हाई टैक्सेस उसके ऊपर लगाए जाते हैं, वो किसकी पॉकेट में लगाए जाते हैं? आपकी पॉकेट में लगाए जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि सरकार ने खाने के तेल पर टैक्सेस बढ़ाकर 20% कर दिए। सरकार को लगा कि खाने के तेल पे टैक्सेस कम है, जब जनता इतना तेल यूज कर ही रही है अपने घरों में और कम नहीं कर रही है, तो थोड़ा जनता का तेल मैं भी निकाल लूं, क्या फर्क पड़ता है? बस इतना ही तो फर्क पड़ा कि ऑन एन एवरेज जो इंडिया में खाने का तेल 140 रुपए लीटर मिलता था, वो 180 रुपए लीटर हो गया। बस इतना ही तो फर्क पड़ा ना। अब अंधभक्तों को क्या फर्क पड़ेगा ना, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन ये टैक्स का आतंकवाद है ना, कि जनता की जरूरत की चीज की गरीब से गरीब घर, जो सबसे गरीब होगा, अल्टीमेटली वो भी कोई सब्जी बनाएगा, दाल बनाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत तो 1 चम्मच घी तो डालेगा ना, या तेल तो डालेगा ना उसको बनाने के लिए। लेकिन उस तेल में से भी जनता का तेल कैसे निकालना है, वो मोदी सरकार समझती है। हाईएस्ट टैक्सेस एवर 77 ईयर की हिस्ट्री में अगर किसी एक सरकार ने लगाए तो मोदी सरकार ने लगाए। हाईएस्ट। जीएसटी को तो मैं ड्रैकुला टैक्स बोलता हूं, और ड्रैकुला की पहले बहुत सारी फिल्में आया करती थी, खून चूसने वाली। ये लोगों का खून चूसता है, इसलिए टर्मिनोलॉजी दी गई, भारत में टैक्स का आतंकवाद है। और ये
बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारत में टैक्स का आतंकवाद है, टेररिज्म है। ये टेररिज्म एक तो ये कि आपसे टैक्स वसूला जाता है, एक तो ये आतंकवाद है। दूसरा आतंकवाद ये है कि अगर आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लेने वाले जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं, ये आपके ऊपर टूट पड़ते हैं कि इनका और खून कैसे चूसा जाए, इनको तंग कैसे किया जाए। क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? आपके पास आजकल बहुत सारे जैसे इनकम टैक्स के बहुत सारे आपके पास एसएमएस आते हैं, मेल्स आती हैं। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा तो भर दो। आप अपने रिटर्न आपने भर दी तो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करो आप। ये दरअसल थ्रेटनिंग है, धमकी दी जा रही है। मैं इस पार्ट की ओर भी आऊँगा। टैक्स लेना एक पार्ट है और उसके बाद लोगों को धमका देना, धमकी देना, और टैक्स दो और टैक्स दो। नहीं दोगे तो हम तुमको खा जाएँगे, खत्म कर देंगे। जैसे भूखे भेड़िए होते हैं ना, जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, टूट पड़ेंगे आपको काटने के लिए। ऐसे हालात हो गए हैं। ऊपर से फिर कुछ हमारे सेक्रेटरीज़ वगैरह आएँगे, नहीं, नहीं टैक्सेस तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक मित्र जैसे होते हैं, दोस्त होते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे फूल में से मधुमक्खी शहद को ले लेती है और फूल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, वो रिश्ता होता है टैक्स लेने वाले का, टैक्स देने वाले का। लेकिन यहाँ तो लोग खाल उधेड़ने को तैयार बैठे हैं साहब, खाल उधेड़ने को। आए दिन आप अखबार में खबरें पढ़ोगे, 2, 4, 6 जीएसटी के ऑफिसर पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। 5 लाख की रिश्वत, 50 लाख की रिश्वत, 1 करोड़ की रिश्वत। इनकम टैक्स के ऑफिसर पकड़े गए, करोड़ों की रिश्वत लेते हुए। ये दिक्कत है, इंडिया में ये दिक्कत है। दरअसल तभी मैंने कहा, हम एक ड्रैकुला टैक्स सिस्टम बन गए हैं, खून चूसने वाला। अजीत कटारिया इसको गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स तो बहुत लोग कहते हैं। दरअसल अगर हम एक-एक टैक्स का शुरू करें, तो आप पाएँगे कि मूलतः टैक्स किस पे लगाया जाता है? जो आप चीज़ें खरीदते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है या आपकी इनकम पे टैक्स होता है? जो इनकम टैक्स होता है, इनकम वो कम लोग देते हैं, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन देते तो है ना अल्टीमेटली। तो डायरेक्ट टैक्स कुछ लोगों को प्रभावित करता है। 8-9 करोड़ लोग जो 8.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो देने वाले हैं, वो तो मुश्किल से 2.5 करोड़ लोग हैं या 3 करोड़ है, बस इतने ही हैं। चाहे वो ₹500 दें, ₹1000 दें, 2000 दें, जो भी दें, वो तो 2.5-3 करोड़ ही हैं टोटल मिला के। वो बेचारे मरते हैं। अब उनके पास स्क्रूटनी भेजी जाती है। उनसे कहा जाता है कि तुमने कम टैक्स दिया है, तुम अपने आके सारे फॉर्म भरो, दोबारा आके देखो। सरकार कहेगी हमने फेसलेस कर दिया है। कौन-सा इनकम टैक्स आपको कौन-सा नोटिस दे रहा है, आपको पता नहीं लगेगा। ये सब कागज़ी बातें हैं, ये झूठ है, ये फ्रॉड है ये, कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन-सा क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स अफ़सर आपको क्या कहते हैं लेटर दे रहा है। जिसे लव लेटर कहते हैं, प्रेम पत्र, वो वसूली गैंग होता है ना वो चीज़। सबको पता है। तो बीच में वो दलाल आते हैं, वो दलाल काम करेंगे, आपका सेटलमेंट करवाएँगे, बेचारे डर जाएँगे। ऐसे हालात हो जाते हैं आजकल ये। उनका खून कैसे चूसा जाए उसके बाद में। एक और मसला आ जाता है बीच में। जब 31 मार्च आती है तो इनको एक टारगेट दिया जाता है। ऊपर जब मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है तो उससे कहा जाता है कि 24 लाख करोड़ इकट्ठा करना है, जहाँ से मर्ज़ी करो हमें नहीं पता। और बाहर जनता को आके बोला जाता है देखिए टैक्स पेयर तो हमारे मित्र हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और अंदर से उनका खून चूसने का धंधा शुरू की उनके ऊपर कर जाओ।
खत्म कर दो उनको उसके बाद, टुकड़े-टुकड़े कर दो। ऐसे हालात है कि टारगेट पूरा करना है। टारगेट के नाम पे आपका खून चूसा जाता है, आपको टेरोराइज़्ड किया जाता है, आपको हालत खराब कर दी जाती है। अक्सर आपके पास कुछ ऐसी खबरें आएँगी, जैसे किसी एक पान बेचने वाले को एक टैक्स का नोटिस आ गया कि 50 करोड़ की आपकी इनकम है। किसी एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति का आया, वो बेचारा ठेला लगा के कुछ छोटा-मोटा ऐसे ही सामान बेचता है कि तुम्हारी तो दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 50-100 करोड़ का तुम्हारा टर्नओवर है, उस बेचारे को पता ही नहीं है। एक आदमी बेचारा छोटा-सा कहीं यूपी के अंदर समझो ऐसी कोई समोसे बेचने वाला है, उसको 10 करोड़ का नोटिस आता है कि ये तुम्हारी इनकम है, तुम पैसे भरो। कहता है सर मुझे तो यही नहीं पता कि 10 करोड़ क्या होते हैं, मेरे पास तो पैन कार्ड वगैरह भी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? कौन किसके नाम से कब कौन पैन कार्ड बनवा लेता है, उसके नाम से धंधा कर लेता है, उसके नाम से सारा फ्रॉड कर लेता है और उसके बाद आयकर विभाग उसको कहता है कि तुम्हें जाके दफ्तर में जवाब तो देना पड़ेगा। वो फटे-हाल आदमी बेचारा सड़क पे समोसे बेचने वाला, सड़क पे, ठेले पे बेचने वाला आदमी, उसे क्या पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ होता है, कहाँ नहीं है। लेकिन उसको मजबूर किया जाता है, वो बेचारा डर के मारे काँपता है, उसके परिवारों की हालत खराब हो जाती है। कई बार ऐसे ये भी होता है कि किसी के घर एक बिजली विभाग का नोटिस आ जाता है। भई आपके तो कम से कम नहीं तो इतने लाख के अपने बिल बाकी हैं, 20 लाख के 30 लाख के बिल बाकी हैं, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, कुर्की कर लेंगे, ये कर लेंगे। कहता है भाई साहब मेरे घर में तो एक बल्ब लगा हुआ है, झोपड़ी में रहता हूँ मैं तो, मेरा 20 लाख का बिल कहाँ से आ जाएगा? ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। लेकिन जो लोग भी टैक्स भर रहे हैं, उनका खून चूसा जा रहा है। इनकम टैक्स तो एक मुद्दा हो जाता है। अब जैसे कि पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से पेट्रोल बड़ा सस्ता हो जाना चाहिए था। इंडिया का जो एवरेज परचेजिंग प्राइस ऑफ क्रूड जो है वो 60-65 डॉलर का है। रशिया से जम के खरीदा साहब। 60-65 डॉलर पे मिल रहा है 1 बैरल का, बस दैट्स ऑल। 60-65 डॉलर के ऊपर हमारा जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए था इंडिया में पेट्रोल डीजल का, वो मुश्किल से 70 पे होना चाहिए था। लेकिन हम ₹105 दे रहे हैं। 70 पे होना चाहिए था। और बीच-बीच में कभी-कभार हमारे वो सरदार जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर आ जाते हैं। देखिए, अगर कुछ कीमतें कम रही तो सरकार सोचेगी कि हम आपके थोड़े बहुत कम कर दें रेट्स इसके अंदर। 4 लाख करोड़ आपकी पॉकेट से हर साल पेट्रोल, डीज़ल के अंदर जनता का मोदी सरकार खून चूस के चली जाती है। 4 लाख करोड़। उसके बाद जो कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लाखों करोड़ के अंदर उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ले लेती है और उससे रॉयल्टी भी ले लेती है, डिविडेंड भी ले लेती है। तो सरकार का तो खजाना 5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है उसमें। ये दिक्कत तो है ना। 7 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन था आज से समझो 10 साल पहले। आज ये अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख करोड़ के आसपास है। साढ़े 3 गुना इनकम टैक्स बढ़ गया कंपनियों का और इंडिविजुअल्स का। क्या आपकी इनकम पिछले 10 साल में साढ़े 3 गुना हुई? सवाल बड़ा सीधा है। नहीं। कुछ पैसा तो ये वहां से आता है जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन असली आईना आपके जीएसटी से निकलता है। ड्रैकुला टैक्स बोलते हैं उसको, ड्रैकुला टैक्स, जीएसटी। जब ये स्टार्ट हुआ था 2017 की बात है जुलाई में, वो तो थोड़ा आधा साल हो गया, तो उसमें कुछ महीने निकल गए थे, अप्रैल मई जून जुलाई निकल गए थे। लेकिन 18-19 के अंदर जो पहला कलेक्शन आया था जीएसटी का, वो बहुत ज्यादा नहीं था। मुश्किल से 10-11 लाख करोड़ का कलेक्शन था। और आज समझो करीब-करीब 6 साल के बाद वो टैक्स कलेक्शन जो है 24 लाख करोड़ के आसपास है। 10-11 लाख करोड़ से
टैक्स कलेक्शन बढ़ के 24 लाख करोड़ पे आ रहा है जीएसटी का एनुअल। करीब-करीब दुगने से भी थोड़ा-सा ज्यादा, सवा 2 गुना। क्या आपकी इनकम पिछले 6 साल में सवा 2 गुना ज्यादा हुई? नहीं। सरकार नए-नए रास्ते ढूँढती गई कि जीएसटी के ऊपर से कैसे पैसा वसूला जाए। जो गरीब का बेटा ₹5 का छोटा-सा पार्ले जी का पैकेट खरीदता है ना, वो भी 18% जीएसटी देता है। ऑन एन एवरेज इस साल हमारा जो कलेक्शन है 1,82,000 करोड़ जीएसटी का पर मंथ का है, पर मंथ का, हर महीने का। तो 21-22 लाख करोड़ इस साल का, और जो साल अब शुरू हुआ है 1 अप्रैल से होने जा रहा है, यह 24 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा। अब आप ये 2 ढाई लाख करोड़ कहां से लाओगे भई? तो कल रात को एक नया ऑर्डर आ गया साहब, सरकार में। अब ऑर्डर देखिए क्या है? वो बोलते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हो ना, तो उसके ऊपर, खाने के ऊपर क्या टैक्स लगता है? 5% टैक्स लगता है, जीएसटी। किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओगे, 5% टैक्स लगता है। कल नया रूल आ गया। अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, जिसके अंदर कमरे भी बने हुए हैं ऊपर रहने के लिए, और अगर उन कमरों का किराया 7,500 पर डे से ज्यादा है, तो आपका जो खाने का बिल आएगा, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। तो भाई, मुझे उस कमरों से क्या लेना, आप मुझे बताओ। ऊपर 7,500 के अंदर लोग कमरा कमरा लेके रहेंगे, या 10,000 में रहेंगे, या 15,000 में रहेंगे, या 8,000 में रहेंगे। उसका नीचे के रेस्टोरेंट से खाने से क्या ताल्लुक है साहब उसका? लेकिन कल से वो रूल चेंज हो गया 1 अप्रैल को, यानी कि अब परसों 1 अप्रैल को जो उसका टैक्सेशन का रूल होगा, वो 18% का होगा खाने के ऊपर। यानी कि आपने ₹1,000 का खाना खाया, तो पहले 5% टैक्स था, अब 18% आएगा। ₹180 का टैक्स आएगा आपका उसके ऊपर, जीएसटी का। ये तो मैं कह रहा हूं, जीएसटी ड्रैकुला टैक्स है, कि भारत में टैक्स का आतंकवाद है। लेकिन भक्तों को तो बड़ा पसंद आता है वो, बेहद पसंद आता है साहब। ये तो आपका नियम है सिर्फ। उसके बाद मैंने कहा टैक्स का आतंकवाद कैसे? आप सभी लोग, सभी मेरे दर्शक एटीएम से पैसा निकालते हैं। एटीएम से आप लोग पैसा निकालते हो। अब उसमें 5 बार आप फ्री निकाल सकते हो, और कहीं आप दूसरे बैंक के एटीएम में चले गए अपना पैसा निकालने को, तो पहले जो पैसे लगते थे बहुत कम थे, अब वो बढ़ाकर ₹23 हो गए हैं 1 अप्रैल से। ₹23 पर एटीएम ट्रांजैक्शन, चाहे आप 100 का नोट निकालो, ₹200 निकालो, 300 निकालो, 2,000 निकालो। ₹23, ₹23 आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और सुनिए, जो बैंक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले रहा है ना, ₹23, उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी है। उसे मत भूल जाइए आप। यूपीआई के ऊपर भी टैक्स आने वाला था, अभी थोड़ा-सा टाल दिया लगता सरकार ने। अब जीएसटी में 1,82,000 करोड़ से बढ़ाकर इसको एवरेज लाना है 20,000 करोड़ का, 2 लाख करोड़ का 1 महीने में। तो इनको करीब-करीब 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। अब 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आएगा? तो सरकार कोई ना कोई तो गुल खिलाएगी ना अल्टीमेटली। हम एक नई मीटिंग करेंगे, निर्मला चाची आती हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि 12% का स्लैब ही खत्म कर दिया जाए। 12% टैक्स का जो स्लैब है, उसे खत्म कर दो। उसमें से ना कुछ आइटम हम 5% में ले जाएंगे, और बाकी सारी आइटम 18% में ले जाएंगे। हो गया, खून चूसने वाला हो गया, ड्रैकुला बन गया। ड्रैकुला बन गया साहब। आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो या लाइफ इंश्योरेंस खरीद लो, क्या सरकार आपका हॉस्पिटल का बिल देती है? नहीं देती। पर 18% का टैक्स लगा के खून चूस लेती है उसमें से। लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, कॉपी किताबें स्कूल की खरीदने जाते तो 18% का टैक्स लग जाता है। बच्चों के कंपास के ऊपर 18% का टैक्स लग जाता है। किसको पड़ी है? कौन बात करता है?
औरंगजेब की कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% का खून चूसने वाला ड्रैकुला टैक्स इंपॉर्टेंट है? आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स का आतंकवाद किस कदर है। और अब कहा जा रहा है कि एक 35% का एक नया स्लैब लाना चाहिए, गुड एंड सिंपल टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स है वैसे तो। गुड एंड सिंपल टैक्स यानी कि और आपका खून कैसे चूसा जाए, आपके जिस्म से खून कैसे निकाला जाए, 35% का। निर्मला चाची को पता लग गया कि आजकल की जो नई जनरेशन है उनको सॉफ्ट ड्रिंक पीने का बहुत शौक है, बर्गर वगैरह खाने का बहुत शौक है। अब वो कहती है कि देखिए सॉफ्ट ड्रिंक और ये बर्गर्स ना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। उसके बोलने से क्या आप बर्गर खाना बंद कर दोगे? क्या आप थम्स अप, कोका कोला पीना बंद कर दोगे? नहीं ना। लेकिन निर्मला चाची क्या सोचती हैं कि आपकी सेहत को ठीक करने के लिए जरूरी है कि मैं अपनी सेहत सुधार लूं। यानी कि उसके ऊपर अभी 28% टैक्स है सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर। तो मैं उसको 35% का एक नया स्लैब बना के उसमें क्यों ना डाल दूं? वही तो आ रहा है अभी। 35% का नया स्लैब जीएसटी का। क्या करेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक आपके लिए हानिकारक है तो मैं उसको उसमें डाल देती हूँ। तो क्या लोग उससे सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़ देंगे क्या? नहीं। लेकिन सरकार के खजाने में 28% की जगह 30% का जीएसटी आ जाएगा। क्या कहोगे आप आपसे? क्या कहोगे? और लोकसभा में खड़ी होकर कहेंगी, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फॉलिंग हेल्थ ऑफ द आवर यूथ, टू improve it and to deter them and to discourage them. I want to put the soft drinks into the slab of 35% of GST. उनका खजाना भर गया। खड़े खड़े मुंह पर आपको मूर्ख बना गई वो औरत बैठ के। या मोदी सरकार मूर्ख बना गई। आपका खून चूसने का एक और तरीका मिल गया। और फिर कहते हैं जंक फूड मत खाइए, ये बहुत बुरा हो जाएगा। जंक फूड को भी 35% में रखने की बात आ रही है। लेकिन उसमें एक मसला हो गया उसके अंदर। जंक फूड का प्रॉब्लम क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ जो उनकी मीटिंग्स में हुआ एक्चुअली। ये लोग मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, ये बर्गर किंग, इसके जो बर्गर्स वगैरह आते हैं इस टाइप के, या सबवे वगैरह के जो बर्गर्स आते हैं, दे वांट टू पुट दैट इनटू 35% स्लैब, कि 35% के स्लैब में डाल दिया जाए उसको। अब सवाल ही पैदा होता है कि पहले तो जंक फूड की डेफिनेशन क्या है? अगर जंक फूड के ऊपर 35% को स्लैब डालना है आपको, तो फिर जंक फूड किसको कहा जाए? यहां पेच फंस गया एक्चुअली आके। पेच क्या फंसा एक्चुअली? वो कहते हैं कि हाँ मैकडॉनल्ड्स वाला ठीक है, केएफसी ठीक है, जंक फूड है। इसके अलावा सबवे का बर्गर वगैरह है, हाँ यार वो भी जंक फूड है यार, बड़ा सही बात है यार, ये बाहर की सब चीजें इनको जंक फूड है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये नहीं खाना चाहिए आपको। इसमें 35% का टैक्स वाला उसमें डाल देना चाहिए इनको। ये तली हुई चीजें फ्राइड देखो तो आलू की टिक्की उसमें रहती है, चिकन तला हुआ होता है सारा का सारा। तब किसी ने निर्मला चाची को बोल दिया, निर्मला चाची समोसा भी तो तला हुआ है, समोसा भी तो जंक फूड है। इतना तो आलू की टिक्की नहीं तली हुई जितना समोसा तला हुआ है। अच्छा, जलेबी जंक फूड, पूरी तरह से तली और चाशनी के अंदर इतना मीठा। मीठा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिठाइयां सारी की सारी ऑल हार्मफुल। वो कहेंगे अच्छा एक गरीब का महाराष्ट्र में ना वड़ा पाव बहुत बिकता है। वड़ा पाव तो वड़ा क्या तला नहीं जाता क्या? वो आलू का वड़ा होता है, उसको फ्राई किया जाता है पूरा का पूरा। फिर उसको जो बन होता है उसके अंदर दे दिया जाता है। उसी बन के अंदर तो मैकडोनल्ड वाला या केएफसी वाला अपना चिकन या आलू टिक्की देता है। तो बेचारे वो गरीब का 10 रुपए का 15 रुपए का जो वड़ा पाव है वो भी उसमें आ गया। तो सरकार कहती नहीं नहीं रुक जाओ, इसको जंक फूड को रुक जाओ, उसको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वहां तो दो चीजें आएंगी, बर्गर आएगा, यहाँ तो इंडिया की सारी मिठाइयां सारी तली हुई चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। आपके छोले भटूरे भी उसमें आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? कुलचे छोले भी उसमें आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे? फिर कहा गया। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो टैक्स का आतंकवाद है कभी रुकेगा? बिल्कुल नहीं। आपका खून चूसने का नया नया बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं।
इनकम टैक्स में आपको कहा गया कि आपको 12 लाख रुपए की छूट है और कहीं आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए हो गई, तो आपकी छूट 12 लाख की नहीं है, 3 लाख की है। आप चेक करके देख लीजिए। निर्मला चाची ने आपको ये नहीं बताया कि मैं 1 लाख रुपए की आपको कंसेशन दे रही हूं, लेकिन आपकी जेब से 2.5 लाख रुपए और निकाल रही हूं, 2.5 लाख करोड़ और निकाल रही हूं। 1 लाख करोड़ की कंसेशन देके इस बजट में 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा निकाल लिया आपकी जेब में से। वो 2.5 लाख करोड़ कहां से आएंगे? कौन दे रहा है उसको? और जीएसटी के जो 2.5 लाख करोड़ आ रहे हैं, वो कौन दे रहा है उसको? वो तो गरीब का बच्चा जो पार्ले जी का बिस्किट लेता है, या हो सकता है छोटी सी 5 रुपए की चीज लेता है, या हो सकता है आप एक माचिस खरीदते हैं, उस पर भी तो 18% आप जीएसटी देते हैं ना। उसका क्या करेंगे आप? क्या करेंगे उसका? इन एक्चुअलिटी हम भारतीयों की जो इनकम है और जो टैक्स कलेक्शन है, उसको अगर हम 2019 से कंपेयर करें, बिल्कुल कोरोना से पहले से, तो अभी भी हम उसको टच नहीं कर पाए हैं। हम भारतीयों की इनकम 2019 के लेवल को टच नहीं की आज भी, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। लेकिन टैक्स उससे कई गुना ज्यादा हमने कलेक्ट कर लिया, चाहे वो एक्साइज के रूप में था, चाहे जो पेट्रोल डीजल पे आता है, वहां तो लूट मची हुई है। टैक्स के अंदर तो मतलब एक्साइज ड्यूटी जो ली जा रही है, उसके ऊपर तो लूट मची हुई है। आपको मैं एक खास बात बताऊं वैसे, जो है पेट्रोल डीजल पे जो टैक्सेस हैं, पेट्रोल डीजल की एक सबसे, अगर आपको बेसिक समझना हो, तो उसका एक चीज होती है जिसे कहते हैं ना कि एग्जिट गेट प्राइस, जिसको अक्सर गेट प्राइस कहा जाता है। गेट प्राइस क्या होता है? आप क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, क्रूड को आप रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद आप उसको डीलर्स को देते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डीलर के पास जाता है, डीलर अपनी कमीशन लेता है, तो फिर आगे वो आपको बेचता है। जैसे कि मैं यहां पर महाराष्ट्र में 105 रुपए का पेट्रोल खरीदता हूं, 105 रुपए का लीटर का पेट्रोल है यहाँ पर। कई जगह 110 का भी है, कई जगह 108 का भी, कई जगह 106 का भी है, कई जगह हो सकता है 98 का भी हो। मैं 105 रुपए देता हूं। अब करीब करीब 60 और 70 डॉलर पर बैरल के रेट पर जो गेट प्राइस है, जिसको गेट प्राइस कहता है, यानी कि अगर हम कोई भी टैक्स ना लगाएं और तेल रिफाइन हो गया, तो जो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल डिट्टो एक ही प्राइस है। तो उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत करीब 28 और 30 रुपए के बीच में, 28 और 30 रुपए के बीच में गेट प्राइस है उसकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 28 और 30 रुपए की अगर कीमत है, तो भाई ये 105 रुपए का क्यों बिक रहा है फिर उसके बाद में? ये 105 रुपए का क्यों बिक रहा है उसके बाद? ऐसा क्या हो रहा है कि आप उसको इतना महंगा बेच रहे हैं? इसी के बराबर का एक और ऑयल है, जो है एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत हो, या केरोसिन की कीमत हो, या पेट्रोल की कीमत हो, या डीजल की कीमत हो, इन सब की गेट प्राइस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसे इंडिया में आप अपने स्कूटर का पेट्रोल या मोटरसाइकिल का पेट्रोल डालते हो, कार का पेट्रोल डालते हो, तो 105 रुपए देते हो। और वही आपका सो कॉल्ड फ्यूल जो हवाई जहाज के लिए है, उसका आप 80 से 82 रुपए देते हो। अब आप सोचोगे, इसकी कीमत 20 रुपए कम कैसे है? और वो 20 रुपए कम करके भी, यानी कि 80-82 रुपए पर लीटर बेच के भी, हवाई जहाज का जो फ्यूल है, उसी में से निकलता है ना, वो भी तो क्रूड में से निकलता है ना। तो वहां पर कैसे हो रहा है कि वहां प्रॉफिट कमा रहे हैं? यानी कि 80-82 रुपए पर लीटर बेच के भी आप फायदे में हैं। हमसे कितना लिया जा रहा है? 105 रुपए। मैं तो भारत में टैक्स के आतंकवाद की बात कर रहा हूं आपके साथ में, कि टैक्स का आतंकवाद किसे कहते हैं। कुछ लोग जो सुनना ही ना चाहें, कुछ लोग जो समझना ही ना चाहें, कुछ लोग देखना ही ना चाहें प्रोग्राम, कुछ लोग अपने दिमाग की बत्ती बंद कर लें, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसमें मैं क्या कर सकता हूं?
अब मैंने कहा ना कि 28 से 30 रुपए का गेट प्राइस है। अब उसके ऊपर सरकार को एक्साइज ड्यूटी चाहिए, वो भी सरकार को एक्साइज ड्यूटी पर लीटर के हिसाब से चाहिए, पर लीटर। अब उसके ऊपर सरकार अपने करीब-करीब 18-20 रुपए पेट्रोल के ऊपर पर लीटर ले लेगी आपसे। मुझे दे दो भई, आप रो पीटो जो मर्ज़ी करो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसपे अपना वैट लगा देगी। वो कहेगी 20 रुपए मुझे भी दे दो, अगर तुम ले रहे हो तो। वही है। फिर उसके बाद टैंकर का खर्चा आ जाता है। टैंकर का खर्चा आके डिस्ट्रीब्यूशन के पास चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन को पैसे उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। पेट्रोल पंप वाला अब फ्री में थोड़ी बेचेगा। वो भी 100 का माल लेगा तो 105 में बेचेगा उसको। अब यहां पर देखिए, ये बताया जा रहा था खास तौर से रिफाइनरीज के द्वारा कि हमको अभी 30 रुपए का पेट्रोल जो गेट प्राइस बेच के भी कि हमको उस पे करीब-करीब 10 रुपए का फायदा हो रहा है, 10 से 12 रुपए का। यानी कि कॉस्ट क्या पड़ रही है हमारी? 18 रुपए। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। और अचानक से एक खबर आती है कि न्यारा के पेट्रोल पंप और रिलायंस के पेट्रोल पंप मार्केट प्राइस से 5 रुपए कम लीटर पे सोना अपना क्या कहते हैं कि पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं। बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कई शहरों के अंदर। हाईवे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पेट्रोल 3 रुपए से लेके 5 रुपए तक सस्ता है। इसका मतलब उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम की। लेकिन सरकार कम करने को तैयार नहीं। सरकार कम करने को तैयार नहीं है। सरकार प्रॉफिटेबिलिटी करती है। इसको क्या कहते हैं? मुनाफाखोरी। सरकार को खून चूसना है भाई साहब आपका। मार्केट में जब 100 लीटर का 100 डॉलर का बैरल था, भी हमारा सेम प्राइस था 105 रुपए। आज $60 पे क्रूड मिल रहा है, तो भी सेम प्राइस है। तो सरकार के अलावा जो कंपनियां हैं, वो भी टैक्स कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं और उसके बाद सरकार को दे देती हैं। अब आप क्या करोगे? 5 से 6 लाख करोड़ तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाते हैं और बाकी 4-5 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो आप 10 लाख करोड़ तो सिर्फ पेट्रोल डीजल में से निकाल लेते हो ना, और कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं। अच्छा, उसके बाद पूछा जाए पेट्रोलियम मिनिस्टर से या किसी और से कि आप इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो, भाई विकास के कार्य भी तो करने हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? दूसरों की क्या चड्डी बनियान उतार के विकास करोगे क्या आप? दूसरों की क्या चड्डी बनियान उतार के विकास करोगे? एक गरीब देश के अंदर आप लोगों से 105 रुपए में पेट्रोल बेचते हो। अमेरिका में जाओ तो 90 रुपए का पेट्रोल है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो 90 रुपए का पेट्रोल है। हमें 105 में बेचते हो। उनकी पर मंथ की इनकम 5 लाख रुपए है, हमारी पर मंथ की इनकम 20,000 रुपए है ऑन एन एवरेज। कौन समझाए? कौन बताए? किस ढंग से उसको एक्सप्लेन किया जाए? जीएसटी भी खून चूस रहा है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वो भी खून चूस रहे हैं। साथ में एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पे, वो भी खून चूस रही है। खून तो कस्टम्स ड्यूटी भी चाहिए, हमारी चूस रही है तो, जिसके ऊपर 30, 40, 50, 60% हम ड्यूटी मारते हैं, जिसको टैरिफ कहा जाता है। यहां पे ट्रंप साहब मोदी सरकार को लात मार रहे हैं कि यू आर ए टैरिफ अब्यूजर, या सच्चा कहा जाए तो टैक्स अब्यूजर। गाली दे रहे हैं मोदी को कि तुम टैक्स के आतंकवादी हो, तुम लोगों से खून चूस के ले रहे हो पैसे। अब यहां पे सरकार झुकती नजर आ रही है। 2016 में गूगल टैक्स लगा दिया अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर। अब विड्रॉ कर लिया क्योंकि पीछे से लात पड़ रही है ना अभी। अब कह रहे नहीं, हम तो कर कम कर देंगे, हम टैक्सेस कम कर देंगे। सरकार अमीर है, लोग गरीब हैं यहां पे। हमारी सरकार अमीर है, लोग गरीब हैं। मोदी जी विदेश यात्राओं पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, अपने विज्ञापनों पे सैकड़ों करोड़ खर्च कर सकते हैं, जनता को नहीं दे सकते। जैसे कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 2% का महंगाई भत्ता एक्स्ट्रा दिया गया अप्रैल महीने के अंदर। अप्रैल मतलब जनवरी से होता है, अप्रैल महीने में देते हैं 2% का। तो नीचे लिखा आया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। और उसके साथ में एक न्यूज और थी कि मेंबर पार्लियामेंट का जो तनख्वाह थी वो 24% रिवाइज हो गई। 24%।
अपनी तनख्वाह बढ़ा ली ना दोनों हाथ खड़े करके, अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ाते हैं ना वो लोग। 24% बढ़ा ली तनख्वाह आपकी। वो 24% ठीक थी, लेकिन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की 2% महँगाई पता बढ़ा तो कहते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले 2% में। और वो जो 24% लेके चले गए उनका क्या? उसका खर्चा कौन दे रहा है? वो भी तो आप और मैं ही दे रहे हैं, टैक्स जो देने वाले हैं। तभी मैंने कहा ना कि जीएसटी एक ड्रैकुला टैक्स है। ये ना बच्चे को छोड़ता है, ना बुजुर्ग को छोड़ता है, ना गरीब को छोड़ता है, ना अमीर को छोड़ता है। और सरकार रोज नए-नए तरीके ढूँढती है कि जीएसटी बढ़ाया कैसे जाए? कैसे इनका खून और चूस लिया जाए? ब्लड सकिंग गवर्नमेंट होती है ना, ब्लड सकिंग, दिस इज़ ब्लड सकिंग गवर्नमेंट। ये ऊपर से आपको बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन ये लेना बैंक है, ये देना बैंक नहीं है। टैक्स का ऐसा आतंकवाद आप दुनिया में कहीं नहीं पाएँगे जैसे भारत के अंदर है। कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ, आपको लगता है कि अगर टैरिफ कम हो जाएँगे तो ये नया तरीका नहीं ढूँढेंगे दूसरी जगह से कुछ वसूली करने का? ये तो वसूली गैंग है ना, सरकार थोड़ी है। वो बिहार में होता है ना रंगधारी टैक्स, वो सब वसूली गैंग जो होते हैं। ये सरकार नहीं है, वसूली गैंग है ये। तो ये जैसे कई बार मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, आजकल शहरों में बड़े लुटेरे आ गए हैं। लुटेरे कैसे कि कोई सपोज़ करो कोई व्यक्ति सड़क पे चलता जा रहा है, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले 2 लड़के आएँगे, हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाएँगे। किसी औरत के गले से चेन छीन के भाग जाएँगे। आपने खबरें अक्सर ये सुनी होंगी ना कि चेन छीन के भाग जाएँगे, मोबाइल छीन के भाग जाएँगे। ये निर्मला चाची और मोदी वही हैं, ये मोटरसाइकिल पे आते हैं और लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं लोग। सच कह रहा हूँ आपसे मैं, ये वही हैं, ये लुटेरी सरकार है ये। द रियल ब्लड सकर्स हैं ये लोग। ना डायरेक्ट टैक्स में छूट, ना इनडायरेक्ट टैक्स में छूट। इनको इस बात से कुछ लेना-देना नहीं है कि आप पैसे कमाते हो या नहीं कमाते हो। एक बार एनरोल हो गए इनकम टैक्स में या जीएसटी में तो फिर तो आपको नोटिस पे नोटिस पे नोटिस। फिर तो आप आतंकवादी हो, आपको मार देना है इनको, फिर खत्म कर देना है। कि उनकी टेबल पे जाके रिश्वत रखो। एक छोटा आदमी कहाँ से रिश्वत दे देगा जो बेचारा 2 लाख कमाता है साल का, 2.5 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है। धमकाते फिरते हैं उनको। ये कुछ ऐसे ही है कई बार जैसे पुलिस वाला आया धमका दिया, बेचारा ठेले पे कोई सब्जी बेच रहा है। चल 2 मूली डाल दे इसमें सब्जी डाल के वो बेचारा डर के उसके झोले के अंदर कुछ सब्जी डाल देता है। ये तो पूरे इंडिया में आम चीज़ है ना। तो पुलिस का आतंकवाद तो है ही, निर्मला चाची और मोदी सरकार का टैक्स का आतंकवाद भी उतना ही बुरा है। क्या कहा जाए? मैं क्या कहूँ अल्टीमेटली? पर क्या कोई फ़िक्र करने वाला है यहाँ पर? क्या किसी को लगता है कि व्यवस्था के अंदर इतनी बीमारी, इतना बड़ा कैंसर लग चुका है, उसको ठीक करना है? किसी को नहीं, किसी को चिंता नहीं। चिंता इस बात की है कि औरंगज़ेब की कब्र औरंगाबाद में क्यों है भाई? उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आरएसएस के वो दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं, नहीं उनकी कब्र को तो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, ये औरंगज़ेब भी गुजरात में पैदा हुआ था। उसी गुजरात में जहाँ मोदी और अमित शाह पैदा हुए थे। तो ज़रा आरएसएस वाले ये दत्तात्रेय बोल के बोल जाते ना आके, औरंगज़ेब को गुजरात में नहीं पैदा होना चाहिए था, वहाँ तो मोदी जी पैदा हुए थे ना। बदकिस्मती ये देखो, औरंगज़ेब वहीं पैदा हुआ। अब कब्र को तो उठा के तुम कहीं ले जाओगे। अब उसके जन्म स्थान को कैसे चेंज करोगे? कैसे चेंज करोगे? अत्याचारी था, बड़ा अत्याचारी था। यही तो कहते हैं ना, वो भी गुजरात में ही पैदा हुआ। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ जन्म स्थान कहाँ पे है। तो कभी-कभी अपना कहा उल्टा पड़ जाता है। खैर, टैक्स के आतंकवाद की बात हो रही है ना, तो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो या फिर एक्साइज़ ड्यूटी जो कि पेट्रोल डीज़ल पे लगती है।
या फिर कस्टम्स के टैरिफ हों। हर जगह पे लूट का धंधा है और आपको लूटने की तैयारी रहती है। आप बच के नहीं जा सकते कहीं भी। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन है, वो तो खुदा बचाए उससे, वो तो खुदा ही बचाए। तो इंडिया बेसिकली क्या है, लूट-पाट का देश बन चुका है इस टाइम। लूट लो, पाट लो बस। कितना लूट सकते हो लोगों को? एक बात कहूं मैं, हिंदुस्तान को इतना नादिर शाह ने और चंगेज खान ने नहीं लूटा है जितना इस सरकार ने लूटा है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, इतनी दौलत तो वो भी नहीं लूट के गए थे जितना ये लोग लूट के चले गए हैं। हर साल लूट लेते हैं। पहले बाहर के लुटेरे होते थे, अब घर के लुटेरे हैं। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। पहले बाहर के लुटेरे थे, अब घर के लुटेरे हैं। इतना ही फर्क है। आप पहले भी लूटते थे, आप आज भी लूटते हैं, और कोई फर्क नहीं है। पर अब देसी लुटेरे हैं, अपने देश के लुटेरे। वो आपको लूटेंगे और कहेंगे हम आपके ऊपर ही तो पैसा खर्च कर रहे हैं। पर इनके अपने महल तो देखो। 5 स्टार होटल जैसे आरएसएस की बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर बन गई है साहब। 5 स्टार टाइप की बीजेपी के कम से कम तो 1000 बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान में बन गई है। इसका पैसा कहां से आ रहा है? हमको लूटो और फिर उसके बाद उनको दे दो। दैट्स हाउ इंडिया इज बीइंग रन। इंडिया इज बीइंग रन बाय एन अंडरवर्ल्ड गैंग, आई एम टेलिंग यू। जैसे अंडरवर्ल्ड का माफिया होता है ना, भारत में एक माफिया राज कर रहा है इस टाइम। टैक्स वसूली का माफिया। आप आप तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। आप तो आम आदमी हो ना। आपको सच्चाई और ईमानदारी के ढोंग दिखाए जाएंगे। आप सच्चे रहो, ईमानदार रहो। लेकिन ऊपर जो डकैत बैठे हुए हैं ना अंडरवर्ल्ड वाले माफिया के, ये ऐश करेंगे साहब। इनको बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमने 8,500 करोड़ के, ये 20 करोड़ की बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं। और फिर कहेंगे मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं। आपने कौन से गरीब आदमी को 20 करोड़ की कार में घूमते देखा है? आपने कौन से गरीब आदमी को 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते देखा है? जरा बताइए मुझे। प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री भी तो थे। प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे। वो भी तो एम्बेसडर कार में जाते थे। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे, जो 30-40 लाख रुपए की रेंज रोवर में जाते थे, वो भी बुलेट प्रूफ में। 30-40 लाख की रेंज रोवर थी, अब ये 20 करोड़ की रेंज रोवर है। इनका तो क्या, गले के नीचे उतरता नहीं ना 30-40 लाख। इनको तो 20-20, 10-10 करोड़ की कारें चाहिए ना। तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे आपसे आएंगे। तो टैक्स का आतंकवाद हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा है। और जीएसटी एक ड्रैकुला टैक्स है। भारत जो कस्टम्स टैरिफ लगाता है वो भी ड्रैकुला टैक्स है। और जिस ढंग से इनकम टैक्स में खून चूसता है वो भी ड्रैकुला टैक्स है। और पेट्रोल डीजल के ऊपर जो खून चूसता है वो ब्लड सकर से, ब्लड सकिंग होती है ना, ये वो है खून चूसने वाला। क्या कहा जाए। आरएसएस और बीजेपी के वो बिल्डिंग तो बनानी है ना, पैसा कहां से आएगा? यहीं से आएगा ना। आपका खून चूस के, मेरा खून चूस के। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे टैक्स के टेररिज्म के इस इशू से। और आप सबको एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं अ, जो सब्सक्राइब नहीं करते, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आते हैं, देखते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि अच्छे प्रोग्राम आते हैं न्यूज टाइम के ऊपर, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।